दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सारे के सारे टेंसेस, वो भी पूरे 3 टेंसेस और उनके सभी के 4-4 पार्ट्स और उन 4-4 पार्ट्स के फिर 4-4 पार्ट्स, मतलब पूरे 48 सेंटेंसेस का रिवीजन आज आपको करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इन्हें आप 48 टेंसेस भी बोल सकते हैं, 48 सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। दोस्तों आज हम सारे टेंसेस एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था 4 दिन पहले और 4 दिन बाद हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट, तो हम लिंक नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ क्या था और यहाँ क्या है। इसलिए आज पूरी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आज की क्लास में सारे टेंसेस आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, इसी क्लास में पूरे के पूरे टेंसेस खत्म हो जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने लास्ट तक इस क्लास को अटेंड किया तो टेंसेस के मामले में आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। हम बेसिक जानते हैं दोस्तों कि हम बचपन से जानते हैं कि टेंसेस को हमने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के लास्ट में है आता है उन्हें हम प्रेजेंट मानते, चाहे वो किसी भी प्रकार का है हो, चाहे वह जाता हो, वह जा रहा हो, वह जाएगा तो आएगा नहीं, वह जा रहा हो, वह जा चुका हो, वह सुबह से जा रहा हो, तो है आ जाएगा, मतलब आपको प्रेजेंट लगाना है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में था, जब किसी भी प्रकार का था हो, आपको दिमाग में सेट करना है कि मैंने किसी भी हिंदी वाक्य में अगर था बोला है वाक्य के लास्ट में, तो उसे पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना है। हाँ, वो बात का मैटर है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन से पास्ट का पार्ट लगाना है। उसी प्रकार फ्यूचर में भी नियम लागू होगा। किसी भी वाक्य में गा आ जाए, वह स्कूल जाएगा या वह जा चुका होगा, वह जा रहा होगा, कुछ भी आ जाए, अगर फ्यूचर आया तो गा आएगा और गा आया तो इन चारों में से कोई वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो कंसेप्ट ये समझना है कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। शांति समझना है, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, सारे टेंसेस एक बार में समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कॉपी करना हो, उतारना हो, तो पहले एक बार इस क्लास को समझ लो, सेकेंड टाइम देख के आप सारे डाटा को उतार सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट को जो है हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है इंडेफिनिट, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो प्रेजेंट के पार्ट्स होते हैं वहीं पास्ट के पार्ट्स होते हैं, वहीं फ्यूचर के भी पार्ट्स होते हैं। तो हम फटाफट जरा इनको लिख लेते हैं। प्रेजेंट का जो पहला टेंस होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट। कौन सा होता है? इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे शॉर्ट में पीसी के नाम से भी जाना जाता है। पीसी का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सबको पता है कि प्रत्येक टेंस की एक एक हेल्पिंग वर्ब होती। प्रेजेंट के जो पार्ट्स होते हैं वही यही की यही पार्ट्स पास्ट के भी होते हैं, यही की यही पार्ट्स फ्यूचर के भी होते हैं। बात समझना ये है कि ये वाले पार्ट्स बनाए क्यों गए। ये वाले पार्ट्स इसलिए बनाए गए कि कोई वाक्य, कोई भी इंग्लिश का वाक्य जब लिखा जाता है, बोला जाता है, तो प्रेजेंट में उसे 4 तरीके से लिखा जा सकता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जो प्रेजेंट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो मैंने सिर्फ एक जानकारी दी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क प्रोसेस में होता है, तो ये प्रोसेस को दिखाता है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्या दी हमने? विराट कोहली के बारे में जानकारी दी। विराट क्रिकेट खेलता है तो विराट प्लेज क्रिकेट। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? हम जानकारी दे रहे हैं कि कोई काम हो रहा है, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। हम परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि भाई यहाँ पर जानकारी दी, यहाँ पर विराट क्रिकेट खेल रहा है लेकिन थक जाएगा ना, वो जब थक जाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे सारे वाक्य जो कंप्लीटनेस को दिखाते हैं, किसी कार्य को पूर्ण होने को दिखाते हैं, उसे परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। इसीलिए इसके तीसरे पार्ट की आवश्यकता पड़ी कि विराट क्रिकेट खेल चुका है, चुकी आ जाएगा। और यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कभी कभी कोई क्रिया ऐसी होती है जिसमें थोड़ा बहुत काम कंप्लीट भी हो जाता है और थोड़ा बहुत चलता भी है। तो विराट 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो 2 दिन तक तो क्रिकेट खेल चुका है और अभी पता नहीं कितने दिन खेलेगा। तो एक्चुअल में कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ये प्रेजेंट के 4 पार्ट्स क्यों बनाए, तो आपको बताना है कि इसलिए ये 4 पार्ट्स बनाए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ताकि एक टेंस में, प्रेजेंट टेंस में किसी एक वाक्य को 4 तरीके से लिखा जा सकता है। और ये 4 तरीके के लिखने के तरीके हैं। एक टेंस में कोई एक्शन, कोई क्रिया होने के 4 पैटर्न्स हो सकते हैं। या तो वो क्रिया जानकारी देगी, या वो क्रिया प्रोसेस में रहेगी, या वो कोई काम हो चुका होगा उसको बताएगी, या थोड़ा बहुत हो चुका होगा और भी हो रहा है उसको बताएगी। इसलिए 4 पैटर्न्स बनाए गए। अब हम सब जानते हैं दोस्तों
कि यहाँ पर प्रत्येक टेंस की अपनी अपनी अलग पहचान है। उसी प्रकार जो पार्ट्स प्रेजेंट में होंगे वही के वही जो पार्ट्स होते हैं वो पास्ट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम जानकारी देंगे इसलिए। तो बेसिक कंसेप्ट ये समझना है कि सबसे पहली बात प्रेजेंट में ये 4 पार्ट्स आ गए, अब इनकी अपनी अपनी पहचान है। सबसे पहली बात इनकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडेफिनिट का कोई सा भी वाक्य आ जाएगा, कोई सा भी, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। कॉन्टिन्यूअस का कोई सा भी फॉर्म आ जाए आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। परफेक्ट का कोई सा भी पार्ट आ जाए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सा भी वाक्य आ जाए आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी। अच्छा, आप सोच रहे सर वर्ब क्या होती है? ये वर्ब्स होती है क्रियाएं। क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग। जो एक्शन, भाई वाक्य किसे बोलेंगे? टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाना। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गो, तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गोन, और फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है गोइंग। तो यहाँ पर एक वर्ब के 4 फॉर्म हैं। इसे V1 कहा जाएगा, इसे V2 कहा जाएगा, इसे V3 कहा जाएगा, इसे V4 कहा जाएगा। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, गो मतलब V1। तो ऐसे जितनी भी हज़ारों वर्ब्स होती है उनके सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं। और ये फॉर्म क्यों बनाए गए आज आपको समझाता हूँ। ये फॉर्म इसलिए बनाए गए ताकि ये इनकी मदद कर सके। ये फॉर्म इसलिए बनाए गए ताकि ये इनकी मदद कर सके कि हमें इंडेफिनिट के जितने भी वाक्य होंगे वो सारे क्या करेंगे दोस्तों, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कॉन्टिन्यूअस के जितने भी टेंसेस बनेंगे उनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वापस यहाँ आ जाओ, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती। उसी प्रकार परफेक्ट के जितने भी वाक्य बनेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, हम सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसलिए हमें वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। इसीलिए ये वर्ब्स बनाई गई। अब आप बोलेंगे सर ये वर्ब V2 तो आपने लिखा ही नहीं। देखो सर यहाँ तो V1 आ गया, यहाँ V4 आ गया, V3 आ गया, लेकिन सेकंड कहाँ गया? तो उसका इस्तेमाल मैं आपको यहाँ तक आप जब देखोगे तब आपको बताऊंगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ आता है। चलिए इसको हटा देते हैं, हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा था। अब आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे बहुत मज़ा आएगा। हमने इतना समझ लिया तो हमारा टाइम काफ़ी बच गया कि चलो ठीक है भाई, ये तो ये हो जाता है। अब हमें सभी टेंसेस को पहचानना सीखना है। क्या सीखना है? पहचानना। यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस। अगर टेंसेस को पहचानना नहीं आएगा ना तो हम कितना भी टेंसेस पढ़ लें हम वापस भूल जाएंगे। न तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को याद रख पाएंगे, न ही वाक्य को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो कोई भी वाक्य बोला जाता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो उस वाक्य के पीछे से उसे हम पहचानना सीखते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इस वाक्य की पहचान जो होती है वो होती है ता है, ते है। और ये क्या होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और जब इसका वाक्य बनाया जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें सिंपल वाक्य में तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव जब वाक्य बनेगा, जब भी नेगेटिव वाक्य बनेगा उसमें हम डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं राइटिंग थोड़ी छोटी रखूँगा इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ताहे तेहे आना चाहिए और वाक्य के लास्ट में क्या आना चाहिए? ताहे तेहे आना चाहिए। उसकी नेगेटिव वाक्य में डू डस लगाना है, सिंपल वाक्य में नहीं लगाना है। उसी प्रकार अगर हम कॉन्टिन्यूअस में आ जाएंगे तो वाक्य के लास्ट में आएगा रहा है ना। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आ जाएगी आपकी इज एम आर। तो हम ये याद करते चलेंगे। अगर आपने पहले चार्ट याद किया है तो अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा। चार्ट नहीं बना रहा हूँ, लास्ट में पूरे 48 वाक्य बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमारा अगला जो टेंस आता है परफेक्ट, इसकी पहचान क्या है कि जब भी प्रेजेंट में कोई काम हो चुका होगा या हो चुका है, तो यहाँ पर हो चुका है हमने लिख दिया, इसकी पूरी फैमिली आ जाएगी। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ और हैव, ये हमने ध्यान रख लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते, बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। और यहाँ पर रहा है आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और हम समझेंगे कि रहा है के साथ यहाँ पर टाइम भी आना चाहिए, रहा है के साथ समय भी आना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक, साथ में बिन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बिन। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम है। तो हैज़ और हैव प्लस बिन, हमने यहाँ पे लिख दिया बिन,
ठीक है, तो ये एक पहचान होगी। प्रेजेंट में विराट क्रिकेट खेलता है, ता है तिहे आया, तो आपको ढूंढस से वाक्य बनाना है। विराट क्रिकेट खेलने लग गया, शुरू हो गया, प्रोसेस में है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। रहा है रही है तो इजे मार से वाक्य बनाना है। चुका है चुकी है तो दिमाग में हैज़ हैव आना चाहिए, और रहा है और समय आ जाए तो आपको हैज़ हैव प्लस बिन आना चाहिए। उसी प्रकार पास्ट की पहचान होती है। यहाँ पर किसी वाक्य के लास्ट में या तो था आता है, या फिर ए आता है, या फिर ई आता है। तो इन तीनों शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वह नाचा, वह स्कूल गया था, तो भी हमें इसी से बनाना है। तो ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना है। और ब्रैकेट में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड। अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे डिड या फिर V2, इन दोनों में से कोई एक आता है, इसलिए जो वर्ब का सेकंड फॉर्म बचा हुआ था यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम रेड पेन से लिख देंगे। ये जो वर्ब का सेकंड, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑब्लिक में लिखा था, अभी तक मैंने किसी भी मेन वर्ब को यहाँ पर ऑब्लिक में नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर नियम ये है, सिंपल वाक्य होगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा देंगे, हमें यहाँ पर डिड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि यहाँ पर भी ऐसा ही था, सिंपल वाक्य होगा तो हम बिना हेल्पिंग वर्ब के बना देंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो हम यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान ये है, रहा था। कोई काम प्रोसेस में होगा तो रहा था आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? वाक्य की पहचान समझ में आ गई कि रहा था आएगा, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर हम वॉज या वर लगा लेंगे। लगा लिया वॉज या वर, इतना याद रखना है, वॉज या वर लगा लें। अभी हम पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, पूरे वाक्य बना के दिखाऊंगा। अब चुका था, पास्ट में भी तो कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऐसे समझना है कि कोई काम अगर हमने पास्ट में किसी काम की जानकारी दी, इंडेफिनिट मतलब जानकारी देना, चाहे वो किसी का भी इंडेफिनिट हो। विराट क्रिकेट खेला तो हमने क्या दिया? सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, विराट क्रिकेट खेला, तो विराट प्लेड क्रिकेट। अब वो खेल रहा था, है ना, हमने देखा खेल रहा था, तो रहा था आएगा तो वॉज वर लगाना है, इतना याद रखना है। और चुका था आएगा तो क्या लगाना है बताओ? चुका था आएगा तो आपको सिर्फ लगा देना है, यहाँ पर क्या लगा देना है? हैड, इतना याद रखना है बस। चुका था, चुके थे, कर लिया था, हो गया था, इस तरीके से। अब यहाँ पर लास्ट वाला आ जाता है कि किसी वाक्य के लास्ट में रहा था प्लस टाइम आ जाए, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? इस सिचुएशन में हमें यहाँ पर हैड बीन लगा देना है, इस तरीके से। तो हमें ध्यान रखना है कि विराट 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था आया और 2 घंटे आए, तो आपको हेड पिन लगा देना। वैसे मैं इस पूरे चार्ट को लिखने के बाद आपको एक बार फिर डिटेल में समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज ये गारंटी है कि अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो सारे टेंसेस एक ही बार में आ जाएगी। उसी प्रकार ये फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए सबसे पहली बात यहाँ देखिए बोर्ड पर, तो पहचान क्या है? सिंपल सा गा आ जाएगा, गे आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको जो है यहाँ पर विल लगाना है, शेल को अभी भूल जाओ, विल की प्रैक्टिस करना है सबके सब्जेक्ट के साथ। उसी प्रकार यहाँ पर रहा होगा आ जाएगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, और यहाँ पर जो है हमें विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी लगाना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? चुका है या किया होगा आ जाएगा, चुका होगा, ये वाला पैटर्न आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर चुका होगा आएगा वहाँ पर आपको विल हैव लगाना है, विल हैव लगा देना है। लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ पर देखा कि रहा होगा, रहा होगा आया, प्लस में अगर आपको टाइम भी दिया हो तो वो हो जाएगा विल हैव बिन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया छोटी राइटिंग में विल हैव बिन, ताकि हम समझ सकें। ये एक प्रकार का आपका टेंस का चार्ट हो गया, जो आपको चार्ट पहले से आता है। अब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट के जो 4 पार्ट्स होते हैं ये वाले, इसमें क्या करता है? एक वाक्य को हम बना के देखेंगे। मतलब हमने क्या करना है? एक कॉमन स्ट्रक्चर लेना है, कॉमन सेंटेंस लेना है। हमने कॉमन सेंटेंस क्या ले लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं, हमने कॉमन सेंटेंस लिया कि मैं रेड की पेन से कॉमन सेंटेंस लिखता हूँ। हमको पता है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर लगता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर लिखा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर लिखा मेन वर्ब, और यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ता है।
टेंस की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब लगानी है, और मेन वर्ब के हिसाब से क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब मान लो कि मैंने एक वाक्य लिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने क्या लिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले वाक्य को देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वाक्य के लास्ट में क्या आया, हे आया। तो वो वाक्य कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट का वाक्य होगा, क्योंकि हमने सीखा यही है। अब हमें उस सेंटेंस को पहचानना है कि प्रेजेंट में कौन सा। भाई वाक्य क्या था, वाक्य देखो, वाक्य ये था, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ये वाक्य था आपका, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मुझे बताओ कि कौन सा वाक्य है। तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बता दिया प्रेजेंट का, नहीं, पहले पीछे से देखो। वाक्य के लास्ट में क्या है, हे आया है। सर हे, ये तो पास्ट तो हो नहीं सकता है, ना फ्यूचर हो सकता है। सर यहाँ पर हे आ रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है भैया, प्रेजेंट टेंस से मान लिया, लेकिन प्रेजेंट टेंस के बाद वो कौन सा टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स होते हैं। आप हर वाक्य को इजी मार्ट से नहीं बना सकते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आपने बोल दिया आई एम क्रिकेट, आई एम प्ले क्रिकेट। यही तो सबसे बड़ी गलती है ना। आई एम प्ले क्रिकेट नहीं होता है, नियम होता है। अगर आपने एम लगाया है तो आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट होगा, लेकिन ये तो उससे भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वाक्य के लास्ट में हे आया, लेकिन हे के पहले ताहे आया है, और ये ताहे आया है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बनाने के लिए हमें या तो डूडस लगाना है या फिर सिंपल वाक्य को बिना डूडस के बना देना है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं तो वाक्य बनेगा आई प्ले क्रिकेट। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया मैं क्रिकेट खेलता हूं तो हमने बोल दिया आई एम प्ले क्रिकेट। एम क्यों लगाएगा भाई, जब ताहे तिहे आया है तो वाक्य सिंपल बन जाता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। समझ में आया। उसी प्रकार अब मान लो कि मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वापस हे आया, दिमाग को सोचना है क्या, रहा है मतलब वाक्य कॉन्टिन्यूअस में, और वाक्य कॉन्टिन्यूअस में है मतलब ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हे आया मतलब प्रेजेंट है, रहा है आया, रहा है आया मतलब प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अब याद क्या रखना है, उसकी हेल्पिंग हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बनाने के लिए मुझे इजेमार चाहिए, और जहां इजेमार आता है वहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ध्यान रखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो इसीलिए सब्जेक्ट क्या है, मैं खेल रहा हूं ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई। अब मुझे ध्यान रखना है कि आई के साथ क्या आएगा, तो ये तो प्रैक्टिस से पता चल जाता है। बार बार बोलेंगे आई एम तो आई इज निकल ही नहीं सकता है, तो आई लिखा। और अगर आपने यहाँ पे एम लिख दिया तो इजे मार के साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो आई एम और वर्ब हमारी है प्ले, तो प्ले का ये आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपने वाक्य बना दिया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, समझ में आया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसी प्रकार आप कहा कि भाई क्रिकेट खेल रहा हूँ पर थक जाऊंगा तो क्रिकेट क्या बोलूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया है अब नहीं मैं खेलूंगा। तो क्रिकेट खेल चुका हूँ या लिया हूँ, दोनों आ जाए तो आपको समझ जाना है कि परफेक्ट है, कोई काम कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में। मैंने क्रिकेट खेल लिया है चुका है आ जाए तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्योंकि एक तो क्रिकेट खेल चुका हूँ आया तो परफेक्ट है, और चुका हूँ आया तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बनेगा आई, और आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव लगानी, क्योंकि आई के साथ हैव आती है। अगर आपने हैव लगाया, सब्जेक्ट अगर आई के साथ आपने हैव लगाया तो हैव के हिसाब से मेन वर्ब आएगी। तो हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैव का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो। तो हमने यहाँ पे आई हैव लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिकेट, इस तरीके से। तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, है ना, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वाक्य में ऐसा होता है कि कोई काम कुछ घंटों से हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मान लो सुबह से, अभी दोपहर हो गई, तो सुबह से लगाकर दोपहर तक का समय एक कंप्लीट हो गया है, इतना समय तो निकल चुका है ना, तो वो परफेक्ट कहलाएगा। और अभी भी आप कर रहे हो, पता नहीं कब तक करोगे फ्यूचर में, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलेंगे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब 2 घंटे कौन से, तो आई, और आई के साथ आपको कंफर्म हो गया कि रहा है के साथ टाइम आया है 2 घंटे, तो आपने क्या किया, हैव लगा दिया। और हैव लगाया, चूंकि ये परफेक्ट नहीं है, ये तो परफेक्ट बन गया, लेकिन बीन लगाने से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आई हैव बिन, आप क्या खेल रहे हो आप, क्रिकेट, तो आपने यहाँ पे वाक्य लिखा आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर आपको सिंस और फॉर भी लगाना है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो निश्चित समय के पहले सिंस लगाते हैं, ऐसा समय जो फिक्स है, जैसे जो
कैलेंडर में या घड़ी में आता है, कैलेंडर में आपने क्या क्या देखा है सर, महीनों का नाम आता है तो उसके पहले सिंस लगा दो, जो भी कैलेंडर में लिखा है तारीख आती है सिंस लगा दो, आता है ना, साल लिखा हुआ आता है 2019 20 21 तो सिंस लगा दो। तो निश्चित समय जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया वहाँ पर आपको सिंस लगाना है, 2010 से तो सिंस लगा दो, संडे से तो सिंस लगा दो, घड़ी में जो समय दिखाता है उसके पहले सिंस लगाओ, 12 बजे से तो सिंस लगा दो। समझ में आया। फॉर का प्रयोग जब पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर मतलब कि बल्क में टाइम आता है, वो 4 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। अब 4 घंटे कौन से भाई, सुबह के कि शाम के, कब के, 12 से 4 के बीच के या 4 से 8 के बीच के, कुछ पता नहीं। 4 दिनों से मैं बीमार था, 4 दिनों से वो ऐसा कर रहा है, तो 4 दिन कौन से, मंडे फ्राइडे कौन से भैया, कुछ पता नहीं। तो 4 दिन, 4 साल, 4 घंटे, 4 हफ्ते, इनके लिए कभी भी सिंस नहीं लगाया जाता है, फॉर लगाया जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि मैंने अगर बोला कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर 2 घंटे के लिए मैं सिंस लगा दूंगा, नहीं फॉर लगाऊंगा, क्योंकि 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, तो फॉर आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से थोड़ी जगह कम है तो मैंने वाक्य बना लिया। तो ये पूरे प्रेजेंट के वाक्य हमने बना लिए। हमने एक वाक्य को, आपको क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट लेना है, एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ ताहे तिहे आया, सिंपल वाक्य को बनाया आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि सिंपल वाक्य में डूडस का इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिव बनाएंगे तो होंगे, अभी सबके नेगेटिव भी बना के आपको दिखाऊंगा। सिंपल वाक्य में हमने बना दिया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिमाग में बत्ती जली कि रहा हूँ है तो इज एम आर लगाना है, और जहाँ इज एम आर लगेगा वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ आया, प्रेजेंट में वाक्य कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हुआ है, तो चुका हूँ मतलब प्रेजेंट और चुका मतलब परफेक्ट, तो चुका हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है आई के साथ लगा दो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और जो भी ऑब्जेक्ट लगा दो। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो आई के साथ 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो आया है, लेकिन टाइम दे दिया है, क्योंकि रहा है तो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है, यहाँ पर टाइम है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये वाली आएगी। अगर ये टाइम नहीं होता तो हम इसी से वाक्य बना देते। तो टाइम आ गया है तो आई हैव बीन, मतलब टाइम के आने से जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी वो हैज़ में कन्वर्ट हो गई, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद समय भी दिया होगा 2 घंटे से, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको टाइम लगा देना है। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाता है जो बातें हमने प्रेजेंट में की अभी, वो कुछ समय बाद तो पुरानी हो जाएगी, है ना। मान लो अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो 2 घंटे बाद पुरानी बातें हो जाएगी, तो इन्हीं बातों को अगर मैं भविष्य में बोलूँगा तो वो क्या हो जाएगी, पास्ट बन जाएगी अभी की बातें। तो उसी प्रकार ये टेंस इसलिए ही तो बनाए कि आज जो आपका है वो कल नहीं होगा, वो पुराना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट टेंस लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर यही सारी बातें मैं आपको पास्ट में बना के दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किया कि मैं क्रिकेट खेला, है ना, या इसको मैंने बोला कि मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। काफ़ी छोटी राइटिंग है, आप चाहो तो इसको जूम करके भी देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने क्रिकेट खेला, तो ये यहाँ पर किसी भी वाक्य के लास्ट में ए ई था या आ जाता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का एक छोटा सा नियम आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वाक्य सिंपल होगा, सिंपल, तो हम उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना देंगे। डिड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में ही करते हैं। जैसे मैंने क्रिकेट खेला तो आई प्लेड क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो आपको डिड लगाना है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में? वैसे यहाँ पर भी सेम नियम था, सिंपल वाक्य में हमने नहीं लिखा था। उसी प्रकार यहाँ भी जब सिंपल वाक्य बनाएंगे ना इसमें, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट खेला तो यह आ गया, तो आई और आई के साथ सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दो, आई प्लेड क्रिकेट। ऐसा आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। जब नेगेटिव बनाएंगे तब हम लगाएंगे डिड, और जहाँ जब डिड आ जाएगा तभी ये नियम लागू करेगा। हमने क्या बोला यहाँ पर, सभी इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया तो यहाँ पर भी लगाना था, तो सर आपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर नियम है, इसकी पहचान है कि डिड आएगा, जब डिड आ जाएगा तो ही हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर डिड नहीं आता है तो फिर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से काम चला लेंगे। तो मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैंने गाना गाया, आई सैंग सॉन्ग। इस तरीके से हम सारे वाक्य बनाएंगे। अब क्रिकेट मैंने खेला, मैंने जानकारी दी ना, तो ये इंडेफिनिट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है।
मैंने क्रिकेट खेला, पर मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम प्रोसेस में था, तो उसके लिए रहा था जहाँ पर आपको दिख जाए, जिन वाक्यों में रहा था दिख जाए, आपको वॉज वर्ड लगाना है। और वॉज वर्ड जहाँ आएगा, क्योंकि चूंकि कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो वाक्य बनेगा मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं को बोलेंगे आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेल चुका था, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप पास्ट में बताना चाहते हो कि कोई काम कंप्लीट हो चुका था, मैंने खाना खा लिया था, मैं घर पहुंच गया था, हम नहा चुके थे, हम पहुंच चुके थे, हमने पढ़ लिया था, तो कंप्लीटनेस दिखे पास्ट में, तो पास्ट के परफेक्ट में जब कंप्लीट होता है, चुका था आता है, तो वहाँ हेड लगाते हैं, और जहाँ हेड आता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए मैंने क्रिकेट खेल लिया था, तो आई और आई के साथ हेड लगाया, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, ये प्लेड हो गया। आई हैड प्लेड, यहाँ पर लिखा आपका क्रिकेट। ठीक है, उसी प्रकार रहा था, रही थी, कोई पास्ट में कोई काम चल रहा था, जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, हमने यहाँ पर टाइम 2 घंटे लगाया था। अब हम सिंस का प्रयोग करके देखते हैं, वह संडे से क्रिकेट खेल रहा था, तो संडे से तो मैं खेल रहा था, तो सब्जेक्ट हमने कॉमन आई लिया है, आई, और आई के साथ आ जाएगा हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये तो कंप्लीट वाक्य हो गया, लेकिन चूंकि हैड बीन लगाया है तो सिंस फॉर लगाना पड़ेगा। टाइम कोई सा भी ले लिया मन से प्रैक्टिस करने के लिए, संडे से, तो संडे तो आता है कैलेंडर में लिखा हुआ, तो सिंस संडे लिख दिया हमने इस तरीके, क्योंकि निश्चित समय के पहले संडे लगाते। अब उसी प्रकार फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में सभी वाक्य प्रेडिक्शन पर बेस्ड होते हैं, कोई काम होगा या हो रहा होगा, हो चुका होगा। तो अगर सिंपल दिया हो जानकारी, तो आपको विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि इंडेफिनेट में देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आई विल प्ले क्रिकेट, ये हो गया। आप शेल का इस्तेमाल नहीं करते फ्यूचर में, क्योंकि शेल जो होता है ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, किसी को वार्निंग देने के लिए, किसी को प्रॉमिस करने के लिए, सजेशन देने के लिए शेल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल स्पोकन में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल लगाया जाता है, वो शेल को मॉडल्स में रख दिया गया है। अब फ्यूचर में भी तो कोई काम कंटिन्यूस में हो सकता है। आपने कहा वो क्रिकेट, उसमें वो क्रिकेट खेलेगा, लेकिन मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो जहाँ रहा हूँगा, यहाँ पर मैंने हूँगा नहीं लिखा, रहा हो की जगह रहा हूँगा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया रहा हूँगा। ये इसकी पहचान हो गई, रहा हूँगा, रहा हूँगा, रहे होंगे, तो आपको विल भी लगाना है, इतना सा ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से वाक्य बनेगा। ठीक है, चुका होगा, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा या खेल लिया होगा, तो चुका हूँगा जहाँ पर आएगा वहाँ पर आई के साथ हमने लगा दिया विल हैव, और जहाँ पर विल हैव लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि नियम यही बोलता है, तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। आप फ्यूचर में हो सकता है कोई काम थोड़ा बहुत कंप्लीट भी हो गया और चल भी रहा हो, तो जहाँ रहा होगा आ जाए और टाइम आ जाए, वहाँ पर हमें विल हैव बीन लगाना है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आप कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे? आपने बोला कि 4 हफ्तों से, तो 4 हफ्ते पता नहीं, तो 4 वीक्स, इस तरीके से। सो गाइस, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड्स पे देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा चार्ट्स आपके सामने बना दिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे आप रोक के आराम से समझ सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने एक सब्जेक्ट लिया, हमारा सभी में सब्जेक्ट कॉमन है, आई है। हमने ऑब्जेक्ट सब में कॉमन लिया जो कि क्रिकेट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट है। वर्ब क्या है हमारी? वो है। तो सब्जेक्ट हमने कॉमन लिया आई, हेल्पिंग वर्ब कॉमन ली, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कॉमन नहीं थी, मेन वर्ब कॉमन थी, मेन वर्ब कॉमन थी। तो ये 4 वाक्य थे। इसको छोड़कर, मतलब मैं इसको मिटा दूं अगर आपको कहूं मैं यहाँ पर कि मैंने क्या किया, आई लिया, यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया, यहाँ पर एक वर्ब ली प्ले, बात को समझना, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया क्रिकेट। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, मैंने 3 वर्ड लिए और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पुट करता गया।
जब मैंने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन गया। जब मैंने यहाँ पर एम लगाया, यहाँ पर एम लगाया, तो मैंने जैसे ही एम लगाया तो मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर एम लगाया तो प्ले को प्लेइंग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुद्दे की बात यही है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब काम करती। अगर आपने एम लगाया तो आपको प्लेइंग करना पड़ेगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, में क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे हो कोई काम प्रोसेस में। अगर आपने यहाँ पे हैव लगाया तो आपको प्ले को प्लेड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप वापस प्लेइंग लिख देंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब आती है वैसे वैसे मेन वर्ब को चेंज होना पड़ता है। समझ में आया बात को? आ गया। अब हमने यहाँ पे एक लिया, लेकिन हम यहाँ पे चेंज भी तो कर सकते। आई की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम यू कर सकते हैं। प्ले की जगह हम क्या कर सकते हैं? प्ले की जगह हम स्पीक कर सकते हैं, तो हमने कर दिया स्पीक। और क्रिकेट की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा? यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो हम एक वाक्य लेंगे, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, तो यू आर, यहाँ से आर लेंगे, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल चुके हो तो तुमको बोलेंगे यू के साथ भी हैवी आएगा, यू हैव स्पोकन। ध्यान रखना है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, ऐसा नहीं कि यू हैव स्पीक इंग्लिश बोल दिया, हैव लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। फिर आपने बोला कि यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोला आपने? यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से बोल रहे हो। तुमने अंग्रेजी बोली तो आपको पता है बोली तो सेकेंड फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म लगाया सिंपल में, यू स्पोक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे है तो वॉज वर लगाना है, तो यू वर, यू के साथ वर आ जाएगा, यू वर, और वर लगाया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, यू हैड स्पोकन इंग्लिश, तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे थे, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2 days, सिंस मॉर्निंग। तुम अंग्रेजी बोलोगे सिंपल टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तुमको बोलेंगे यू, और सिंपल गागे आ जाए तो हमें लगाना है विल, तो यू विल स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल रहे होंगे फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस है, तो यू विल बी लगाएंगे, और जहां विल बी आएगा वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, कोई सी भी वर्ब हो, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम 2010 से अंग्रेजी बोल रहे होंगे के साथ टाइम आ गया, तो रहा होगा, टाइम आएगा, वहां पर विल हैव बीन लगाना है, ये याद रखना है दिमाग में। तो यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2010, क्योंकि 2010 जो है वो फिक्स टाइम है। इस तरीके से हमने एक सिंपल वाक्य बनाया, और उसको हम इस तरीके से हजारों वाक्य में बोल सकते हैं। तो हमने एक वाक्य से 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना, तो 12 सेंटेंसेस हमने बना लिए। 12 सेंटेंसेस वी हैव मेड विथ वन सब्जेक्ट, हेल्प, मेन वर्ब एंड वर्ब। बस हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की, और हेल्पिंग वर्ब चेंज की तो मेन वर्ब को हम बदलते चले गए, यू और इंग्लिश वैसे के वैसे उसकी जगह पर रहे। अब एक वाक्य के हम 4 वाक्य कैसे बनाते हैं? हम कोई वाक्य नेगेटिव भी तो बोलेंगे, इंटरोगेटिव भी तो बोलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी तो बोलेंगे। इनिशियल लेवल पर हमें अंग्रेजी सीखते समय एक वाक्य के 4 वाक्य बनाने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक वाक्य लिया है कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, आगे बोलते हैं। मैंने एक वाक्य बोला कि तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो सिंपल वाक्य क्या बनेगा? यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डूडस लाना पड़ेगा। तो यहां पर वाक्य बनेगा, हम यू को छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। ये एक सिंपल वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहां पर आपको डूडस लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, नॉट का नियम क्या है? नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद आता है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट आएगा। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं तो डू को आगे ले आएंगे, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपने इसी से इंडेफिनिट से 4 वाक्य बनाए प्रेजेंट के। आप प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस से 4 वाक्य बनाएंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो नॉट कहां लगा दोगे? सिंपली नॉट यहां पर लग जाएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आपने प्रैक्टिस कर ली। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, हैव को आगे कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। हैव आई प्लेड क्रिकेट। और क्या मैं 2 घंटे, हाँ, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। हैव को भी आगे करेंगे, नॉट भी लगा देंगे। अब इसके भी 4 बनाओ।
वह मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो हमने 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 सेंटेंसेस हमने यहाँ बना लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्रिकेट खेला तो सिंपल वाक्य आई प्लेड क्रिकेट, लेकिन मैंने क्रिकेट नहीं खेला। अब नहीं आया तो फिर आपको आई डिड नॉट लिखना पड़ेगा। आई डिड नॉट और प्लेड जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि नियम क्या है, अगर डिड आया तो फिर आपको डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। बोलेंगे क्या? आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आया? क्या मैंने क्रिकेट खेला? डिड आई प्ले क्रिकेट? क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट, यहाँ लगाएंगे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? वॉज को आगे ले आओ, क्या आएगा तो प्रश्न बनेगा, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था? वॉज आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था भी आता है, खेल लिया था भी, मीनिंग एक ही निकल रहा है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। फिर इसको बनाएंगे, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 4 वाक्य बना देंगे। ध्यान रखना है, जब बड़ी हेल्पिंग वर्ब होगी तो नॉट हम हैड के पहले ही लगाएंगे, मतलब हैड के बाद ही लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में हैड को आगे ले जाएंगे। बिन पीछे हमेशा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो हैड बीन हो, चाहे वो विल हैव बीन हो, आपको पहले वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है। विल हैव बीन में पहला वर्ड क्या है? विल है, तो विल को ही इंपॉर्टेंस देना है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। और विल नॉट को वॉन्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विल नॉट को? यहाँ बता देता हूँ, वॉन्ट भी कहा जाता है। वॉन्ट मतलब विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म। तो आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा? विल आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा? विल को आगे ले आओ, बी को पीछे छोड़ दो, है ना, तो विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। और क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा? विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। उसी प्रकार मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। नहीं खेल चुका हूँगा तो आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ? विल आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ? विल आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं जो है 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। 2 o'clock आएगा। और मैं नहीं खेल रहा हूँ तो आई विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा देंगे, हैव बीन पीछे चला जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। क्या 2 घंटे से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? तो 2 घंटे लगा दिया, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, फॉर लगा दो, और विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो 16 मैंने ये वाक्य बनाए, 16 ये बनाए, 16 ये बनाए, ये 48 सेंटेंसेस हो गए। कितने हो गए? 48। तो हमें इस तरीके से इस चार्ट के बेसिस पर हमें एक सेंटेंस लेना है और उसको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आपको इसको प्रैक्टिस करके देखनी है। मैं गारंटी, अगर आपने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ऐसे कर ली तो आप बहुत आसानी से जो है वाक्य को बना पाओ। अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही तो पहले आप लिख के बनाइए। लिख के कैसे बनाएंगे? मैं खुद आपके सामने 48 सेंटेंसेस लिख के दिखाता हूँ। मुझे पता है थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप बोलोगे सर ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन टाइम लेने दीजिए। टाइम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अगर हम टाइम की चिंता करेंगे तो सीखेंगे कब? जिन टेंसेस को हमें सीखने में 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, क्यों ना उन्हें एक ही बार में सीख लिया जाए। तो एक बार में 1 घंटा देना पड़ता है ना, एक बार में 1 घंटा देना पड़ता है। लेकिन टेंसेस को हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपके सामने कोई छोटी सी सब्जेक्ट या छोटी सी वर्ब लूँगा और सारे वाक्य बना दूंगा, ठीक है। तो हमें इतना तो पता ही है कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, उनकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, तो अलग अलग वाक्य भी बनेंगे। हम प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा वाक्य ले रहे हैं। मैंने लिया, मैं जाता हूँ तो आई गो। तो सिंपल वाक्य बनाएंगे यहाँ पर, आई गो, ये हमें पता है। लेकिन नेगेटिव में हम बोलेंगे आई डोंट गो। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, डू आई गो। और क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? तो डू आई नॉट गो। यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ये हमारा वाक्य बन गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब मान लो हमें बताना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलेंगे आई एम
गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ तो एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, एम आई गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ तो बोलेंगे एम आई नॉट गोइंग। इस तरीके से हमने एक प्रैक्टिस के लिए 4 वाक्य बना दिए। ठीक है, अब आपने कहा मैं जा चुका हूँ, तो आपको पता है चुका हूँ के लिए हैव लगाते हैं, हैव लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँ तो आई हैव नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका हूँ तो हैव आई गॉन। इसको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। और हैव आई नॉट गॉन, इस तरीके से। ठीक है, आपने बोला कि मैं, अब टाइम आप लगा देना कुछ भी, आपको मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। आपने यहाँ पे टाइम भी लिख दिया, मैंने सिंस के लिए एस लगा दिया। उसके बाद वही बात है, आई हैव नॉट बीन गोइंग, फिर यहाँ पे लिखा हैव आई बीन गोइंग, और सिंस फॉर लगा देना, और यहाँ पे लगा देना हैव आई नॉट बीन गोइंग। तो इस तरीके से आप पूरा प्रेजेंट को हमने 4 वाक्यों में लिख दिया। अब फिर हमने पास्ट में लिया, वह हमने कोई काम किया है तो हम पास्ट में लिखेंगे। जैसे मैं गया, तो मैं गया हो क्या बोलेंगे, आई वेंट। मैं नहीं गया तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आई डिड नॉट लगाया तो वापस गो आ जाएगा, डिड आया तो गो लगाना। क्या मैं गया तो डिड आई गो, सिंपल है, डिड आई गो। क्या मैं नहीं गया तो डिड आई नॉट गो। इस तरीके से हमने वाक्य बना दिया। फिर मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, यहाँ इज़ेमार नहीं लगा देना है, वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि जा रहा था। मैं नहीं जा रहा था तो वाक्य बनेगा आई वॉज नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा था तो वॉज आई गोइंग, और क्या मैं नहीं जा रहा तो वॉज आई नॉट गोइंग, इस तरीके से। ठीक है, मैं जा चुका था तो आई हैड गोन, आई हैड गोन। मैं नहीं जा चुका था तो हैड के बाद नॉट लगा दो, आई हैड नॉट गोन। क्या मैं जा चुका था, हैड आई गोन। क्या मैं नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गोन। इस तरीके से हमने बना दिया। आप कोई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी एक वाक्य ले लो। मैं 2 घंटे से जा रहा था तो आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इधर पीछे ये वाला, ये एफ मतलब फॉर और 2 hours। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours, और हैड आई बीन गोइंग फॉर 2 hours, और हैड आई नॉट बीन गोइंग फॉर 2 hours। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लिख दिया ये सारे सेंटेंसेस। ये लीजिए, ये ऐसे आपको एक प्रैक्टिस है। राइटिंग अच्छी नहीं है मुझे पता है, आप लिख मत देना, है ना, ये मुझे पता है कि राइटिंग इज़ नॉट गुड, इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब आपको मान लो फ्यूचर में बनाना, तो कैसे 16 वाक्य बनाएंगे। मैं जाऊँगा तो बोलेंगे आई विल गो। मैं नहीं जाऊँगा तो आई विल नॉट गो। क्या मैं जाऊँगा तो बोलेंगे विल आई गो। क्या मैं नहीं जाऊँगा तो बोलेंगे विल आई नॉट गो। ये हमारे 4 वाक्य। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप दोनों में लगा दिया करना, इधर भी मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, उसी प्रकार आपने नॉर्मली मैं जा रहा हूँगा तो आप बोलेंगे आई विल बी गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँगा तो आप बोलेंगे आई विल नॉट बी गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँगा तो बोलेंगे विल आई बी गोइंग, और क्या मैं नहीं जा रहा हूँगा तो विल आई नॉट बी गोइंग। उसी प्रकार आपने यहाँ पर बनाया, तो मैं जा चुका हूँ तो आई विल हैव गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँगा तो आई विल नॉट हैव गॉन, और क्या मैं जा चुका हूँगा तो विल आई हैव गॉन, और विल आई नॉट हैव गॉन। अब इसी को हम फ्यूचर पीसी में ले लेंगे। हम बहुत देर से जा रहे होंगे, मैंने बोला कि हम 4 बजे से जा रहे हैं, तो आई विल हैव बीन
गोइंग, और सिंस 4 लगा दो, सिंस 4 o'clock, इस तरीके से लगा दिया। सिंस टाइम को दिखा रहा है। अब बाकी मैं टाइम नहीं लिखूंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। तो आई विल नॉट हैव बीन गोइंग, और विल आई हैव बीन गोइंग, विल आई हैव बीन गोइंग, और विल आई नॉट हैव बीन गोइंग। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने पूरे के पूरे 48 सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए। दिख रहे हैं आपको 48 सेंटेंसेस? आई होप आपको ठीक लग रहा होगा। मैंने इतनी मेहनत की, आसान नहीं होता है लगातार इतना लिखना, लेकिन लिखा है। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि अगर आपने, रेड की पेन लेता हूँ, अगर आपने एम लगाया तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगना चाहिए। अगर आपने हैव लगाया तो आप गोइंग रिपीट नहीं कर सकते हो, हैव के साथ आपको गॉन ही लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पे यही तो प्रैक्टिस होगी ना, कि मैं जा रहा था, तो अगर आपने पता है कि रहा था कि नहीं, मुझे वॉज लगाना है, तो वॉज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग आना चाहिए, गो मत लिख देना। तो ये ऐसे बार बार लिखने से क्या होता है दोस्तों, हमारा दिमाग में एक सेटअप बन जाता है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब लगाना है। ऐसे लिखने से हमें सेटअप बन जाता है कि हम क्या करते हैं, बार बार कि हाँ भाई वॉज गोइंग ही होगा, हैड गॉन ही होगा, विल गो ही होगा, विल हैव गॉन ही होगा, विल हैव बीन गोइंग ही होगा, इस तरीके से। दूसरा, आप जब नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिस करें तो आप क्या करेंगे कि आप वर्ब के साथ, है ना, आप हिंदी वाक्य को भी लिखें। मतलब जैसे मैंने इंग्लिश ही लिखा है, ऐसा पहले एक हिंदी चार्ट बना ले, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो पहले आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, आपकी टंग पे आ जाएगा। आई होप ये आज का जो क्लास था आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे बिल्कुल ना भूले, कमलेश स्पेस यादव 2025 आईडी है। मिलते हैं वहाँ पर, बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पर इसको आप ज़रूर सीखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। पहले वाला जो चार्ट था उसको याद कर ले, उसके बेसिस पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। आप बहुत अच्छे से टेंसेस सीख जाएंगे और दूसरों को भी अपने नॉलेज को बताएं, शेयर करें, आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।